गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई सीरीज प्रारंभ करने चल रहे हैं। और यह जो सीरीज है यह विशेष तौर पर खगोलिकीय अर्थात एस्ट्रोनॉमी के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा की जाएगी और उसी का आज पहला एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चलिए इसी के साथ आज का हम यह सीरीज प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि खगोलिकी के संदर्भ में हमको कौन कौन से तथ्य जानना चाहिए और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझना है कि जो ब्रह्मांड होता है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि किसको हम अंतरिक्ष कहते हैं और किसको ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी में कन्फ्यूजन होते हैं। ना तो उनको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। तो अगर अंतरिक्ष की बात करें और ब्रह्मांड की बात करें, तो जब पृथ्वी और पृथ्वी की वायुमंडल के बाहर की बात होती, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और पृथ्वी की वायुमंडल के बाहर की बात होगी तो वह अंतरिक्ष कहलाएगा। लेकिन जब पृथ्वी और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ समस्त कह सकते हैं स्पेस की बात होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल भी रहता है, जबकि ब्रह्मांड में से जब पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल अलग कर देते हैं तो उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं उसका एक सामान्य सी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं, अथवा सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड कह सकते हैं अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड का दो भाग होता है, एक ब्रह्मांड का दृश्य भाग है और एक ब्रह्मांड का अदृश्य भाग। अगर हम दृश्य भाग की बात करें तो इसका परसेंटेज केवल 4 है और अदृश्य भाग 96%, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का 96% भाग हमको दिखाई नहीं पड़ता है, केवल 4% भाग ही दिखाई पड़ता है। और यह किसने कहा है तो जेम्स वाटसन क्रोनिन ने बताया है 1980 में इस चीज की व्याख्या की। और अगर हम अदृश्य में भी बात करें तो अदृश्य का दो पार्ट है, जिसमें डार्क एनर्जी जो है इसका कंट्रीब्यूशन है 73% और डार्क मैटर का जो कंट्रीब्यूशन है ये है 23%। इतना जो भाग है यह हमको विजिबल नहीं होता है। विजिबल कितना है? केवल 4% पूरे ब्रह्मांड का। और इस 4% में अगर आप देखें तो 100 बिलियन गैलेक्सी हैं, अर्थात 100 अरब यहाँ पर आकाश गंगाएं हैं। और प्रति आकाश गंगा अर्थात एक गैलेक्सी में औसतन 100 बिलियन तारे होते हैं। तो अगर इस अनुसार आप देखें तो पूरे अगर यूनिवर्स में हम बात करें तो कितना तारे हमारे पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं, यानी 10,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 तारे अवेलेबल हैं पूरे ब्रह्मांड में। 10,000 बिलियन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, 10,000 बिलियन तारे हो जाएंगे, क्योंकि 100 बिलियन गैलेक्सी है और प्रति बिलियन में 100 बिलियन तारे हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 बिलियन गैलेक्सीज में मतलब टोटल हमारे पास स्टार हैं। और स्टार जो है, स्टार में बहुत सारे स्टार हैं, उसी में एक छोटा सा हमारा सन है। कौन है? सन है सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। आप ब्रह्मांड के बारे में अगर कल्पना करें तो आपकी कल्पना से भी परे है, क्योंकि सोचिए हमारे ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं, अर्थात पूरे ब्रह्मांड लगभग 10,000 बिलियन तारे हैं अवेलेबल। और अगर एक तारे की हम बात करें जिसमें बहुत छोटा एक तारा है सूर्य, ध्यान रखिएगा, जबकि अन्य तारे सूर्य से बहुत बड़े बड़े भी हैं। तो अगर हम सूर्य की बात करें कि जो एक छोटा तारा है, अगर हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो सन है यह अकेले ही 99.99% भाग जो कवर करता है पूरे सोलर सिस्टम का, वह सूर्य का है।
शेष जो भाग है सोलर सिस्टम का मात्र 0.01% है, और इसी में आप देखेंगे टोटल 8 ग्रह और इनके उपग्रह विद्यमान, और प्लस इसी में बहुत सारे उल्कापिंड भी विद्यमान हैं। आप सोच सकते हैं, जो एक छोटा सा तारा है और ये तारा पूरे अपने सोलर सिस्टम का 99.99% अकेले कवर करता है, मात्र 0.01% भाग है जिसमें संपूर्ण ग्रह और उपग्रह तथा बहुत सारे क्षुद्र ग्रह विद्यमान हैं। और इसी ग्रह में एक छोटा सा ग्रह है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा ग्रह नहीं, एक छोटा सा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। जबकि पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बहुत बड़े हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़िए, केवल एक छोटा सा ग्रह ले रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी इतना विशालकाय है कि शायद इसके बारे में भी अभी हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो आप इमेजिन करिए कि पृथ्वी अगर इतनी विशाल है, तो पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम में विद्यमान है, और ये सब मिला जुला के मात्र 0.1% भाग ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा सन कितना बड़ा होगा, और यह सन एक छोटा सा तारा है। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 तारे हैं, और यह सब जो तारे हैं सब मिला जुला के केवल 4% हमारे ब्रह्मांड को डिफाइन करते हैं। शेष जो 96% भाग है यह अनविजिबल है। तो आप ब्रह्मांड की कल्पना कर ही नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, अर्थात ब्रह्मांड अनंत है। तो इसी आधार पर यह बात व्याख्या की गई है। यहां पर अगर बात करें शुरुआत की जो थियरी थी, तो वहां पर यह बात कही गई थी, यह थियरी है टॉलमी महोदय की, और यह थियरी दी गई थी 160 AD की है, और लगभग 1400 सालों तक यही कहानी चलती रही। इनके अनुसार जो था, टॉलमी के अनुसार, ये मिस्र के एक खगोल शास्त्री थे, और 14 वर्षों तक इनकी मान्यता जो थी सब लोग मानते थे। और मान्यता ये थी, ये कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का तात्पर्य कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु क्या है? पृथ्वी है। इनके अनुसार कि पूरे ब्रह्मांड जो इतना विशालकाय है, जिसकी अभी हम एक सूक्ष्मतम कल्पना किए हैं, उसके सेंटर पर कौन है? तो पृथ्वी है। तो यह सिद्धांत टॉलमी महोदय का था, जो लगभग 1400 सालों तक मान्य था। और संपूर्ण ब्रह्मांड के जो खगोलीय पिंड हैं, यह पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं, ऐसा इनका मानना था। और 1400 सालों तक लोग यही मानते रहे हैं। लेकिन बाद में चलकर के लगभग 1530 AD में कॉपरनिकस महोदय ने एक दूसरी थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसका नाम था होलोसेंट्रिक थ्योरी। क्या था? होलोसेंट्रिक थ्योरी। और एक कहते हैं, ये मतलब कह रहे हैं कि ये पोलैंड के निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के रहने वाले हैं। इनके अनुसार जो था, सूर्य जो है यह ब्रह्मांड के केंद्र पर है। जैसे टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर है, उसी प्रकार कॉपरनिकस ने कहा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है, और सभी खगोलीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन यह भी सिद्धांत कुछ समय पश्चात इसको भी चुनौती मिल जाती है। किसके द्वारा? केपलर महोदय के द्वारा। केपलर कहते हैं कि जो हमारा सूर्य है यह सौरमंडल के केंद्र में, कहां पर है? सौरमंडल के केंद्र में है, ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में। और केपलर का जो नियम है, यह नियम है दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर सभी खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये खगोलीय पिंड जो है किस पथ पर परिक्रमा करते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। और इस खगोलीय पिंड के द्वारा एकांक समय में जो चला गया क्षेत्रफल होता है, वो बराबर होता है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर मान लेते हैं कि यह कोई एक ऐसा ही, सपोज दैट यहाँ पर हमारा स्टार है, और यहाँ पर कोई पिंड है जो इसकी परिक्रमा कर रहा है, मान लेते हैं कि एक समय में यह इतना ट्रेवल करता है, यह एरिया जो है, ये एरिया, और यहाँ पे मान लेते हैं, अब देखो डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाएगा, क्योंकि एरिया हमको बराबर करनी है। तो एरिया जब बराबर करेंगे तो यह जो चाप है, यह चाप छोटा होगा और यह चाप बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है। तो रेडियस बड़ा होगा तो लीनियर जो डिस्टेंस है एक कम हो जाए। ध्यान रखिएगा, लीनियर डिस्टेंस कम होगी तभी तो यह एरिया इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया है, दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है, इसका रेडियस बराबर है, तो लीनियर जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी कम होगी और यहाँ पर अधिक होगी। ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं कि लॉ ऑफ एरिया, अर्थात ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है यह नियत होती है। तो इस आधार पर आप सोचिए,
यहाँ पर इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसलिए यह मंद गति से चलेगा। किस गति से आगे बढ़ेगा? मंद गति से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर इसकी गति तीव्र होगी। क्या हो जाएगी? तीव्र होगी। अर्थात जब कोई खगोलीय पिंड अपने मेन पिंड से अगर दूर है, तो ऐसे में उसकी जो चाल होती है, चाल धीरे हो जाती है, और यहाँ पर चाल उसकी क्या होती है? तीव्र हो जाती है, जिससे एकांक समय में चली गई जो तय किया गया क्षेत्रफल है, यह बराबर हो। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि यह पथ होता है दीर्घवृत्ताकार, और लॉ ऑफ एरिया का नियम है, अर्थात ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है यह नियत होती है। और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता है, रेडियस में अगर 3 टाइम्स की वृद्धि होती है, तो टाइम पीरियड में 2 टाइम्स की वृद्धि होती, स्क्वायर रूट हो माने स्क्वायर होता है, और यह क्यूब होता है। तो यह उसी संदर्भ में दिया गया है, और इसको आप पूरा एप्लीकेशन के माध्यम से समझ लें कि जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। बाकी इस सब की व्याख्या आगे हम लोग कालक्रम से करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ब्रह्मांड के विषय में देखा जाए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ यहाँ पर व्याख्या की गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 मान्यताएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो सिद्धांत है जिसका नाम है महाविस्फोट की थ्योरी, अर्थात बिग बैंग का थ्योरी। इसको प्रतिपादित किया गया था बाय जॉर्ज लेमेंतेर महोदय ने किया है। और कब का यह प्रतिपादन है? 1966 से 67 में। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक है, तार्किक है, और सबसे ज्यादा इसको समर्थन मिलता है। दूसरा सिद्धांत है जिसको कहते हैं स्टडी स्टेट की थियरी, अर्थात इसी को हम कहते हैं, मतलब प्रतिपादक जो हैं थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी हैं। कौन है? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी का यह सिद्धांत है। यह 1950 का सिद्धांत है। उसी प्रकार दोलन का जो सिद्धांत है, जिसको हम पल्सेटिंग इनवर्स थियरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया गया था डॉक्टर एलन संडेजा जी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा डॉक्टर एलन संडेजा। तो चाहे महाविस्फोट का थियरी हो, चाहे सतत विकास, सतत सृष्टि का सिद्धांत हो, चाहे दोलन का सिद्धांत हो, यह सभी सिद्धांत कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने का काम करते। लेकिन यहीं पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है, माने भौतिक विज्ञानी है जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंस हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास, अर्थात अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में इन्होंने एक चीज की व्याख्या की है। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, और नवीनतम खोजों के अनुसार लगभग 13.7 है, लेकिन ज्यादातर आंसर आपको लगाना है कि 15 अरब वर्ष ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। अर्थात जो आज हम जिस ब्रह्मांड की कल्पना कर रहे हैं कि जिसका एक कह सकते हैं अंश मात्र भी भाग पृथ्वी नहीं है, जब पृथ्वी इतना विशाल है तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। और यह समस्त ब्रह्मांड का जो भी मटेरियल है, यह एक मटर के दाने के रूप में विद्यमान। ऐसी बात स्टीफन हॉकिंस महोदय कहते हैं, और यह किसमें कहे हैं? तो एक इनकी पुस्तक है समय का संक्षिप्त इतिहास, और कह रहे हैं कि यह जो एक मटर के दाने के रूप में पूरा ब्रह्मांड था, यह 15 अरब वर्ष पूर्व की बात है, या वर्तमान खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है। इसके पश्चात ही बिग बैंग की घटना हुई, अर्थात महाविस्फोट की प्रक्रिया हुई, और महाविस्फोट के ही परिणाम स्वरूप समस्त यह ब्रह्मांड हमारा निर्मित हुआ है। तो ही कह रहा है कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ है, और आज वही मटर के दाने के आकार का ब्रह्मांड असीम और अनंत है। तो यह बात किसने कहा है? स्टीफन हॉकिंस महोदय ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक में कहा है। और हमारे ब्रह्मांड की एज कितनी है? तो 15 अरब है, और नवीनतम खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष है। तो यह एक संक्षिप्त व्याख्या थी जो इसकी चर्चा आज हम लोगों ने किया है। बाकी महाविस्फोट सिद्धांत, स्टडी स्टेट की थियरी और पल्सेटिंग जो इनवर्स की थियरी है, इसकी कंप्लीट व्याख्या हम लोग कल के एपिसोड में करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अब कल के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।